गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उस्मान साहब और आज हम क्लास 8 के बच्चों को एक्सरसाइज नंबर 11.1 पढ़ाएंगे। इसमें पहला सवाल कह रहा है, जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के माप दिए गए हैं। यदि इनके परिमाप समान हो तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। यहाँ पर एक वर्ग के आकार का और एक आयत के आकार का खेत दिया गया है, जिसमें वर्ग के भुजा का माप 60 मीटर है और आयत आयताकार जो खेत है इसकी लंबाई दी गई है, चौड़ाई नहीं दिया गया है। लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई नहीं मालूम है। और इसका क्षेत्रफल अधिक होगा और साथ ही साथ इसमें यह दिया है दोनों का परिमाप आपस में बराबर है। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई मालूम है, चौड़ाई नहीं मालूम है, चौड़ाई हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें सुविधा के लिए दिया है आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप आपस में बराबर है। अब वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसकी चौड़ाई निकालेंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। तो आयत का परिमाप होता है 2 टाइम l प्लस b और वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू b। अब यहाँ से प्यारे बच्चों इस 2 से 4 दो बार निकट जाएगा। अब जिसका जिसका मान मालूम है रखते हैं। तो यहाँ से l का मान हमको 80 मालूम है, b हमको मालूम है और यह 2 और a का मान हमको 60 मालूम है। तो b का मान निकालना तो b वाले की तरफ, बाकी सबके तरफ। तो यह 60 गुना 120 माइनस राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा 80 बराबर 120 में 80 घटाएंगे 40 मीटर हमारा मिल गया। अब हमको इसका चौड़ाई मालूम हो गया, तब हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल यह होता है l। तो l का मान है 80 और b का मान है 40, गुणा करेंगे तो यह 3200 मीटर स्क्वायर। गुणा करेंगे तो 8 तो 3200 मीटर स्क्वायर। दोनों मीटर में है तो वर्ग मीटर लिखना है या तो मीटर स्क्वायर लिखना, ये कई बात है। फिर वर्ग का क्षेत्रफल यह हो जाएगा a स्क्वायर होता है, a स्क्वायर का a का मान है 60 का स्क्वायर करेंगे तो 60 का 3600 होता है और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पूछ रहा है किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो क्षेत्रफल किससे से पता चल रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। तो लिखेंगे यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें क्षेत्रफल निकालने में पहले यह ध्यान देंगे कि क्या क्या दिया गया है और हमको क्या निकालना है। दूसरे प्रश्न में कह रहा, श्रीमती कौशिक के पास चित्र में दर्शाए गए मापों वाला एक वर्गाकार प्लाट है। यह प्लाट के बीच में एक घर बनाना चाहती है। घर के चारों ओर एक बगीचा विकसित किया गया है। 55 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस बगीचे को विकसित करने का व्यय ज्ञात कीजिए। यह 25 मीटर का वर्गाकार खेत है और इसमें एक घर बनाया गया है। घर का माप 15 मीटर है। अब यह जो खाली जगह है, यह जो खाली जगह है, यहाँ पर बगीचा लगाना है। ये 25 मीटर भुजा है। इस एरिया में ये जो खाली दिखाई दे रहा है इसमें उनका घर है और यह जो व्हाइट कलर में कलर किया गया है इसमें बगीचा है। तो कह रहा है कि बगीचा लगाने का
दिया गया। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले हमको इस बगीचे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो बगीचे का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? वर्ग के क्षेत्रफल में से आयत के क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। बगीचे का क्षेत्रफल होगा यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर माइनस ए का मान है यहाँ से 25 और यल का मान हमारा 20 गुणे बी का मान है 15। 25 का वर्ग हो जाएगा 625 और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 15 गुना 20 300 घटाएंगे तो 625 में से 300 घटेगा तो 325 मीटर स्क्वायर। यह तो क्षेत्रफल हो गया। अब व्यय कितना होगा? व्यय यानी कि कुल खर्च बराबर होगा कुल क्षेत्रफल गुणे प्रति वर्ग मात्रक खर्च। तो कुल क्षेत्रफल हमारा 325 है और प्रति वर्ग मात्रक खर्च हमको दिया है 55 रुपये। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कुल रुपया कितना है हमारा प्राप्त हो जाएगा। 55 का गुणा 5 बार तो 275 हो जाएगा। 5 27 हमारा 55 गुना 110 में 27 जोड़िएगा तो 137 हो जाएगा। 13 आ गया। 55 में 3 का गुणा करेंगे 165 आ जाएगा और 165 में 13 जोड़ेंगे तो यह 178 हो जाएगा, यानी कि 17,875 रुपये हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे सवाल में कह रहा है जैसा कि आरेख में दर्शाया गया है एक बगीचे का आकार मध्य में आयताकार है और किनारों पर अर्धवृत्त के रूप में है। इस बगीचे का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत की लंबाई दी गई है। आयत की लंबाई निकालने के लिए कुछ हिंट दिया गया है। तो कैसे हम लोग देखें, पहले सवाल में क्या दिया है। एक बगीचा है जो इस अंडे के आकार का है। इसका जो मध्य भाग है आयताकार है और जो किनारे पर है अर्धवृत्त बने हुए हैं। तब हमको इसका परिधि निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है। तो परिधि निकालने के लिए हमको यह पूरी लंबाई हमको चाहिए, यह पूरी लंबाई हमको निकालना है। तो देख रहा है आयताकार भाग यही है, इसकी यह लंबाई और यह लंबाई 2 बार लंबाई आएगा और यह अर्धवृत्त की परिधि और यह अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि होता है 2πr, अर्धवृत्त है तो 1/2 से गुणा कर देंगे। तो परिधि का तो जब यह अर्धवृत्त है तो यह वाला हिस्सा इसका व्यास हो जाएगा। और इस पूरे चैप्टर में जब कहीं भी व्यास दिया रहेगा तो वहाँ पर त्रिज्या तुरंत निकालेंगे। तो लिखेंगे तीसरे सवाल माना अर्धवृत्त की त्रिज्या r और आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः यल भी। तो यहाँ से पहले त्रिज्या निकाल के उसके बाद से तो r बराबर क्या हो जाएगा व्यास करके। यहाँ पर यह दिया है 7 तो यही इसका व्यास है। 2 भुजाओं के बीच पूरी इसका व्यास हो जाएगा। यह हो जाएगा 7/2 यानी कि 3.5 मीटर।
अब इसके बाद से लंबाई निकालना है, तो यह त्रिज्या दिया गया है और यह त्रिज्या दिया गया है। यदि यह साइड और यह साइड कट के निकल जाए इसमें से, हमको लंबाई निकल जाएगा। तो जब यह त्रिज्या 3.5 है, यह आर होगा और यह भी आर होगा, तो 3.5 इधर से घटेगा, 3.5 इस साइड से घटेगा। अब लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर पूरा 20 है, में से 7/2 इस साइड में घटाना है और 7/2 इस साइड में घटाना है। तो ये कितना हो जाएगा? 7/2 और बराबर टूट जाएगा। 20 - 14/2 यह 7 बार कट जाएगा, तो बराबर 20 - 7 बराबर 13 मीटर। तो लंबाई हो गया और यह भुजा इसकी चौड़ाई है। तो लंबाई यह बराबर हो गया 13 और चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? 7 मीटर। यह पहले से ज्ञात है। तो बगीचे की परिधि यह कितना हो जाएगा? यह वाला हिस्सा प्लस यह हिस्सा प्लस यह हिस्सा, लिखेंगे 2l प्लस 2 गुणे अर्धवृत्त 2 है गुणे 2 गुणे दोनों का व्यास बराबर है, इसलिए दोनों अर्धवृत्त का व्यास बराबर है, इसलिए दोनों अर्धवृत्तों की परिधियां आपस में बराबर है। 2 गुणे 1 अर्धवृत्त की परिधि, तो 2 गुणे यल का मान हमारा आया है 13 प्लस 2 गुणे 1 अर्धवृत्त की वृत्त की परिधि, अर्धवृत्त है तो वृत्त की परिधि का आधा हो जाएगा 1/2 2 पाई r। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और 13 × 36 प्लस 2 गुणे पाई का मान हम लोग 22/7 लिखेंगे और r का मान हमारा आया है 3.5 रखिए, 7/2 रखिए, 7/2। इस 7 से यह 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 26 प्लस यहाँ से 22 बच जाएगा बराबर 48 मीटर। परिधि तो हमारा निकल गया। अब हमको निकालना है क्षेत्रफल। अब लिखेंगे बगीचे का क्षेत्रफल। यह हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे 1 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। यह कितना हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल होता है यल × b और 2 गुणे 1 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हाफ पाई r स्क्वायर। इससे कट जाएगा। अब जिसका समान मान लो, यल का मान हमारा 13 और b का मान 7 प्लस पाई का मान 22/7 और r का मान 7/2 का, तो यह 13 से 91 हो जाएगा प्लस 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2। इस 7 से यह 7 कट जाएगा और यहाँ से यह 11 बराबर 91 और 11 से 77/2, 77/2 का मतलब हो जाएगा 38.5। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 × 9 हो जाएगा 10.5 यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जब बगीचे का क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो आयत के क्षेत्रफल में दो जो अर्धवृत्त किनारे थे उनके क्षेत्रफल को भी आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होगा, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई में चौड़ाई और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 2 गुणे हाफ पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r था
पाई आर स्क्वायर था, अर्धवृत्त है तो आधा कर देंगे। यहाँ से जिसका समान मालूम रखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथे प्रश्न में कह रहा, फर्श बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली टाइल का आकार समांतर चतुर्भुज का है जिसका आधार 24 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 80 सेंटीमीटर है। 1080 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के फर्श को ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता है? फर्श के कोनों को भरने के लिए आवश्यकता अनुसार आप टाइलों को किसी भी रूप में तोड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर फर्श का क्षेत्रफल दिया गया है वर्ग मीटर में और जो समांतर चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल दिया है सेंटीमीटर में। तो क्षेत्रफल वाले किसी भी प्रश्न में पहले ही बताया गया है कि आप लोग दोनों मात्रकों को जो लंबाई चौड़ाई दिया है या जो भी डाटा दिया है सबको एक में रखेंगे। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का जो डाटा दिया गया है वह सेंटीमीटर में है, तो इसको यदि मीटर में बदल लें तो हमको संख्या निकालने में सुविधा हो जाएगा। नहीं तो दूसरा उपाय है वर्ग मीटर को सेंटीमीटर में बदलें, ये थोड़ा सा कठिन काम है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो कैसे सवाल को सॉल्व करें? तो यहाँ पर आधार b बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, इसको क्या करें मीटर में बदल दो तो 24/100 मीटर हो जाएगा और h = 10 सेंटीमीटर दिया है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 10/100 बढ़ जाएगा बराबर 1/10 मीटर हो गया। अब हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है b × h। तो b की जगह पर 24/100 और h की जगह पर 1/10। तो देख रहे हैं यह थोड़ा सा सरल होगा, सरल करें 2 × 5 = 10, 12 × 24। फिर और भी सरल होगा, 4 से यह भी कटेगा, 4 से यह भी कटेगा, 4 × 12 और 25 4 100, तो यह बचेगा कितना 3/125, 25 का गुणा 5 हो जाएगा। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मालूम हो गया और फर्श जो बना हुआ है उसका भी क्षेत्रफल हमको मालूम है, तो छोटे क्षेत्रफल से बड़े क्षेत्रफल में भाग देते हैं तो टाइलों की संख्या हमको पता चल जाएगी। जैसे सपोज दैट प्यारे बच्चों, यह एक जो बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, यह आयताकार बोर्ड दिखाई दे रहा है। अब इस पर जो टाइल लगाना है, कितने टाइल लग सकते हैं? मान लीजिए टाइल हमारे मोबाइल के आकार का है, या जो मोबाइल आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे रखा जाएगा एक मोबाइल, फिर दूसरा इस तरह से, जैसे एक यहाँ पर रखें, फिर दूसरा इस तरह से, तीसरा इस तरह से, चौथा इस तरह से, या मोबाइल रखते जाएंगे इधर से, पता नहीं कितने मोबाइल रखे जाएंगे। तो इसके लिए क्या करें, जो बोर्ड दिखाई दे रहा है बोर्ड के क्षेत्रफल में इस मोबाइल के क्षेत्रफल से भाग देते तो हमारा संख्या निकल जाएगा। सेम काम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। तो लिखिए हम लोग टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या क्या होगा, लिखेंगे फर्श का क्षेत्रफल या मीटर वर्ग में, ये जो क्षेत्रफल हम लोग निकालें मीटर इसका करें, फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। अब इसमें जिसका नाम मान करेंगे फर्श का क्षेत्रफल वह सवाल में दिया है 1080 बटे, हम लोग निकाले हैं 3/125, इसका क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1080 × 125 बटे 3, अब 3 से कटेगा 360 बार में कट जाएगा, 3 से 1080 360 बार में कट जाएगा। अब 360 में 125 का गुणा कर हम
हमको टायरों की संख्या मिल जाएगी। तो कितना टायर होगा 125 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। 125 का गुणा 6 में करेंगे तो यह 750 आएगा, 0 75 हो जाएगा। 125 का गुणा 6 में करेंगे तो 750 आएगा, 750 में 0 हाथ में आ गया 75, और 125 का गुणा 3 में करेंगे तो 375 आएगा, और 375 में 75 जोड़ेंगे तो 450 आएगा। यानी कि टायरों की संख्या हमारा 45,000 आएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों पहले सोचेंगे समझेंगे सवाल में क्या दिया गया है, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। यह टायरों की संख्या हमारा 45,000 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें सवाल में कह रहा है एक चींटी किसी फर्श पर बिखरे हुए विभिन्न आकारों के भोज्य पदार्थों के टुकड़ों के चारों ओर घूम रही है। भोज्य पदार्थ किस टुकड़े के लिए चींटी को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा? स्मरण रखिए वृत्त के परिधि का सूत्र C = 2πr, जहाँ r वृत्त की त्रिज्या की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। अब यहाँ पर 3 मार्ग हैं, कौन सा मार्ग लंबा है? यहाँ पर देखिए यह अर्धवृत्त है तो यह व्यास हो जाएगा, और यह तो इस कारण से यदि लेकर के इधर से आकर के इधर आए तो इसको कितना मार्ग चलना पड़ेगा? और यहाँ से यह मार्ग प्लस यह मार्ग प्लस यह वृत्त की ऑर्डर करेगा, और यहाँ से यदि यहाँ से चलना शुरू करेगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ से और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा। तो सवाल एक बार और पढ़ें और उसके बाद समझें। एक चींटी किसी फर्श पर बिखरे हुए विभिन्न आकारों के भोज्य पदार्थों के टुकड़ों की चारों ओर घूम रही है। यानी कि चींटी जो है यह विभिन्न प्रकार के भोजन के टुकड़े हैं, चारों तरफ घूम रही है। कौन सा मार्ग बड़ा है यह हमको पता करना है। तो यह ए लिखा है, यह बी लिखा है और यह सी लिखा है। ए के लिए यहाँ से यह इसका व्यास है, r बराबर व्यास बटे बराबर 2.8 बटे 2 बराबर 1.4। तो चींटी द्वारा चली गई कितना दूर चले गए? व्यास चलेगा प्लस और वृत्त की परिधि यह चलेगा। तो व्यास हमारा 2.8 दिया है, और अर्धवृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि 2πr होता है, तो अर्धवृत्त की परिधि 2 × 1/2, और वृत्त की परिधि 2πr होता है, तो अर्ध परिधि यानी कि परिधि का आधा 2πr। इस 2 से 2 कट जाएगा, 2.8 गुणे 1.8 प्लस इसका मान 22/7 और गुणे में r का मान आया है 1.4। यहाँ से 1.4 या 7 से 10.2 बार में कट जाएगा, 2.8 प्लस 22 × 44 जोड़ देंगे, 8 × 4 = 12 और 4 × 6 = 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बी में देखिए, अब बी में भी व्यास इसका 2.8 है, या बी अर्धवृत्त है, तो त्रिज्या यहाँ से कितना आएगा 2.4, लेकिन यहाँ से चलेगा कितना? यह मार्ग प्लस यह मार्ग प्लस यह मार्ग प्लस अर्धवृत्त। तो सबके लिए जो वृत्ताकार मार्ग है सबकी त्रिज्या है, व्यास यहाँ पर 2.8 दिया है, तो r का मान सबके लिए 1.4 हो जाएगा। तो बी के लिए चींटी द्वारा चली गई दूरी यह कितना होगा? चींटी कितना दूर चलेगा? 1.5 किया है तो 1.5 किया, 1.5 प्लस यह मान जो जितना यह है उतना यह है, तो 2.8 प्लस 1.5 प्लस यह परिधि अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त
तो जरा देखा तो 1.5 1.5 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में इसको जोड़ेंगे 5.8 हो जाएगा। और अर्धवृत्त की परिधि यही है निकालना है, तो आया 4.4 बराबर 12 और 5 4 9 10, यह हो जाएगा 10। प्यारे बच्चों, जो अर्धवृत्त की परिधि है जब इसका व्यास समान है तो परिधि भी समान ही होगा। तो यहाँ से 4.4 आपको निकाले हैं और दोबारा नहीं निकालेंगे, ये 4.4 आया था तो 4.4 अब इसके बाद से जब निकालना है तो 2 2 4 और यह भी अर्धवृत्त की परिधि है, ये भी हमारा निकल जाएगा। सी के लिए द्वारा चली गई थी, ये कितना होगा, या इस पर चलेगा तो 2 और 2 2 प्लस 2 प्लस और 2 2 4 हो जाएगा और प्लस अर्धवृत्त की परिधि हम निकाले हैं 4.4 तो 4.4 बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8.4। तो प्यारे बच्चों, पहला जो आया था कम आया था और उससे ज़्यादा 10.2 आया था और यहाँ पर हमारा 8.4 आ गया। तो पूछ रहा है कब वह ज़्यादा दूरी तय करेगा, तो देख रहे हैं सबसे बड़ा मार्ग कौन सा होगा, बी वाला। तो हमारा कौन सा मार्ग ज़्यादा है, लिखेंगे बी वाला मार्ग की लंबाई ज़्यादा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 11.1 समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 11.2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे। प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए सजेशन यह है कि आप लोग इसको बहुत सुगमता से पढ़ सकते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो सारे प्रश्न बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। इसको एक बार दो बार पढ़ करके अपना जो भी समझ में नहीं आ रहा है एक बार दो बार देखेंगे तो वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।